आप देख रहे हैं जिंदगी विद ऋचा। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। मैं इस वक्त हूं दिल्ली की नवजीवन विहार कॉलोनी में। और मैं यहाँ क्यों हूं? क्योंकि ये कॉलोनी दिल्ली की पहली जीरो वेस्ट कॉलोनी है। यानी यहाँ से थोड़ा सा भी कचरा दिल्ली की लैंडफिल साइट्स तक नहीं पहुँचता है। कितना वक्त लगा और क्या क्या कदम उठाए यहाँ के लोगों ने अपनी कॉलोनी को जीरो वेस्ट कॉलोनी बनाने के लिए, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन सच कहूँ तो मैं ये नहीं चाहती कि आप सिर्फ हैरान हो, बल्कि आप इंस्पायर भी हो। पिछले 8 वर्ष से हमारी कॉलोनी में एक नया रेवोल्यूशन आ गया है। ऑल द क्रेडिट टू डॉक्टर रूबी मखीजा, जिन्होंने सबको इंस्पायर करा टू सेग्रीगेट द गार्बेज एट होम लेवल। वी ऑल आर वेरी कीन टू बी अ पार्ट ऑफ सेविंग द एनवायरनमेंट एंड डूइंग आवर बेस्ट। स्टार्टिंग में थोड़ा हम लोग को भी काम करने में थोड़ा सा दिक्कत बुझा रहा था। बाकी 10-15 दिन के बाद मैडम ने, रूबी मैम ने ट्रेनिंग दी है, फिर सिखाए। फिर अब तो बिल्कुल ऐसा ट्रेनिंग हो गया कि अब किसी की ज़रूरत नहीं है, अब तो खुद कर लेते हैं। जीरो वेस्ट कॉलोनी है एंड इसका मतलब रियली जीरो वेस्ट है। और एक कॉलोनी हमारी मॉडल कॉलोनी बन गई है। हम हर लोगों को भी बताते हैं और सबको बताते हैं कि यहाँ आओ, देखो हम क्या क्या काम कर रहे हैं। तो कैसे हम और आप भी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपना सकते हैं, ये जानने के लिए मिलते हैं डॉक्टर रूबी मखीजा से, जो कि नवजीवन विहार कॉलोनी की रेजिडेंट भी हैं और पिछले कई सालों से अपनी सोच और मेहनत के दम पर जुटी हुई हैं इस कॉलोनी को जीरो वेस्ट कॉलोनी बनाने में और बनाए रखने में। चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर रूबी मखीजा का। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रूबी जिंदगी विद ऋचा में। थैंक यू सो मच ऋचा जी, इट इज़ अ प्लेजर टू हैव यू। बहुत सारी बातें आपसे करनी है, क्योंकि मैं जितनी रिसर्च पढ़ रही थी मुझे लगा कि अरे ये भी कर रहे हैं काम, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ हम बैठे हुए हैं, इस प्लास्टिक, रिसाइकिल प्लास्टिक की बेंच के बारे में बताइए। देखिए, हम देखते हैं कि प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी में कितनी अंदर तक आ गया है। और प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है, आप चाह करके भी उसे अपने जीवन से निकाल नहीं सकते। और हमें पता है कि प्लास्टिक कितना नुकसानदेह भी है। तो अब कर क्या सकते हैं? तो हम लोगों ने उसके प्रॉपर डिस्पोजल का तरीका बनाया कि आप यूज़ तो कर रहे हैं, जितना कम से कम कर सकते हैं उतना कम से कम करिए। और इस्तेमाल करने के बाद वो इधर उधर फेंके ना, वो ठीक तरीके से रिसाइकलर तक पहुंचाए, उसका एक हमने पूरा सिस्टम यहाँ बनाया है। ठीक। तो जो कमर्शियल प्लास्टिक है वो तो वैसे ही कमर्शियल वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है, तो वो कबाड़ी वाला के थ्रू रिसाइकलर तक पहुंच जाता है। जो सबसे ख़राब प्लास्टिक होता है, जो फेंक जाता है, वो चिप्स बिस्किट के पैकेट्स होते हैं, रैपर्स होते हैं, पैकेजिंग के रैपर्स होते हैं, पन्नियाँ होती हैं जिनके कोई टेकर्स नहीं होते, कोई लेने वाला नहीं होता। उनको हम इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके 100 किलो के करीब जब हो जाता है तो रिसाइकलर की गाड़ी आती है, वो ले जाती है उस रिसाइकलिंग के लिए। और जब ऐसे करते करते 900 केजी किसी भी कॉलोनी के हो जाते हैं, स्पेशली नवजीवन के, क्योंकि ये हम खाली नवजीवन में नहीं करते, आसपास की कॉलोनी से भी इकट्ठा करते हैं। अच्छा। तो 900 केजीज पे आपको ऐसा एक बेंच मिलती है। और सोचिए, प्लास्टिक क्या हम लोग कचरे में फेंक देते हैं, चिप्स के पैकेट, बिस्किट के रैपर्स, ओह माय गॉड। तो पूरी कॉलोनी में इतनी अवेयरनेस है कि लोग वो रैपर्स वगैरह को फेंकते नहीं है रोज़ के कचरे में। आप ये मानिए कि रोज़ का जो डेली कचरा उठता है, वेट वेस्ट रहता है, या लोग उसे डेली निकालते हैं, बट उसके अलावा हर सप्ताह एक एक्स्ट्रा राउंड सिर्फ प्लास्टिक कलेक्शन का होता है। हमने एक स्पेशल सैक्स हर घर में दे रखी हैं कि आप अपना कोई भी किस्म का प्लास्टिक है उसमें इकट्ठा करते रहिए, और सैटरडे को जिसकी सैक भर जाती है वो हर सैटरडे अलग से पिकअप हो जाता है। क्या बात है। तो अगर पूरी कॉलोनी की बात करें, नवजीवन विहार कॉलोनी, ये दिल्ली की पहली ज़ीरो वेस्ट कॉलोनी मानी जाती है। कब से? दिल्ली की पहली ज़ीरो वेस्ट कहते हैं, कुछ लोग इंडिया की पहली कहते हैं ज़ीरो वेस्ट, मगर हम क्लेम नहीं करते हैं। मेरी जर्नी शुरू हुई थी करीब, अब ये 9वां साल है वेस्ट मैनेजमेंट में। और एज अ सेक्रेटरी, जब मैं सेक्रेटरी की पोस्ट पे आई थी यहाँ, तो वही साल था जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी। तो बस वहीं से जर्नी शुरू हुई। करीब साल भर हमें लग गया था समझने में कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है, क्यों ज़रूरी है, लोगों को कन्विंस करना है। और ये जर्नी शुरू हुई और अब करीब 7 साल हो गए हैं कि हमारी कॉलोनी से एक लीफ, एक पील, एक रैपर, कुछ भी लैंडफिल तक नहीं गया। तो ये ज़ीरो वेस्ट टू लैंडफिल पिछले 7 सालों में इन रियल सेंस है।
क्या बात है। तो सारे इनिशिएटिव्स के बारे में बताइए। अभी हमने प्लास्टिक का तो सुन लिया, सारे इनिशिएटिव्स, क्योंकि ज़ीरो वेस्ट मतलब ये लगता है कि भाई कचरा आप कम कर सकते हैं, कुछ कचरा तो ये तो इतना तो जाएगा ही, इतना तो लैंडफिल में जाएगा ही, बिल्कुल ना जाए, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? देखिए, शुरू से शुरुआत करते हैं। जब हम देखते हैं हमारे डस्टबिन की तरफ देखते हैं तो डस्टबिन के अंदर क्या क्या रहता है। सब्जी फल के छिलके रहते हैं जो करीब 55-60% तक होते हैं। उसके अलावा ड्राई वेस्ट होता है जो कि आपका पेपर, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, टेट्रा पैक्स होते हैं, ये करीब 35-39% होते हैं। इसके अलावा सैनिटरी वेस्ट होता है या हैज़र्डस वेस्ट होता हुआ, डाइपर्स हो गए, आपके नैपकिन्स हो गए, आपके सिरिंजेस, अगर कोई घर में डायबिटिक है वो हो गया, टूटा कांच हो गया, ब्लेड हो गया, इस तरह की चीज़ें सैनिटरी वेस्ट में जाती हैं जो कि 1 से 4% होता है। अच्छा। तो जो वेट वेस्ट है उससे हम खाद बना सकते हैं, एंड एज वी ऑल नो खाद एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, इट्स ब्लैक गोल्ड। और जो आपका ड्राई वेस्ट है उसमें से मेजॉरिटी पार्ट रिसाइक्लेबल होता है, वो रिसाइकल होके एक दूसरी यूटिलिटी आइटम बन जाती है। आप एक यूज़ कर रहे हैं जिस बेंच पे आप बैठे हैं, तो ये अब बचा सिर्फ आपका 1 से 4%, वही एक रियल सेंस में वेस्ट है। तो हमने सबसे पहले तो ये शुरुआत की कि वेस्ट को आइडेंटिफाई करें, लोगों को समझाएं कि ये एक्चुअली वेस्ट नहीं है, लोगों को ये भी बताएं कि वेस्ट की समस्या कितनी जटिल है और आपके छोटे छोटे हैबिट चेंजेस से वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से शुरुआत हुई हमारी। हम लोगों ने करीब 7.5 साल पहले ये जर्नी शुरू करी, जब हमने लोगों के घरों में जा कर के ये बताना शुरू किया कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है। लोगों को वेस्ट की इतनी समझ नहीं थी, कोई सोचता नहीं है वेस्ट के ऊपर, इतना ध्यान नहीं देता। तो उनका ध्यान उसके ऊपर डालना, उनको ये दिखाना कि आज जो देख रहे हैं आप बाहर, आपकी सिटीज़, आपकी कंट्री कितनी गंदी होती जा रही है ओनली बिकॉज ऑफ वेस्ट और प्रदूषण बहुत ज़्यादा। तो अब उस चक्कर में लोगों ने हमारी बात सुननी शुरू की, समझनी शुरू की, हमने डाटा दिया उनको और ये कन्विंस किया कि बिल्कुल छोटे छोटे चेंजेस, कुछ बहुत बड़ा नहीं करना, आपको छोटे से चेंजेस करके आप इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। अब वो चेंजेस क्या थे, हमने सिर्फ 3 फोकस रखा। एक, घर से आप सिर्फ 3 कैटेगरीज में कचरा अलग करके दीजिए, गीला, सूखा, सैनिटरी, जो कि रॉकेट साइंस नहीं है। आपको एक की जगह सिर्फ 3 बिन्स रखने थे। लोगों ने उसमें काफ़ी कोऑपरेट किया। कुछ हद तक हमें रेजिस्टेंस मिला था, जो आपकी डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, जो घर में महिलाएं हमारे घर में भी होती है। तो होता क्या है, वो एक घर से दूसरे घर जल्दी में जा रही होती हैं, उनको ये लगता है ये एडेड बर्डन है। तो काफ़ी समझाने की कोशिश की कि एक्स्ट्रा टाइम नहीं लग रहा है, बट फिर भी थोड़ी सी मुश्किल वहाँ आई थी। तो वहाँ हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एक मैं कहूँगी एक इंसेंटिव या कहेंगे एम्पावरमेंट की एक स्कीम लाए, जिसमें हमने कॉलोनी में काम करने वाली हर महिला और उसकी बेटी के लिए बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन का प्रोग्राम लॉन्च किया। आज करीब आप मान के चलिए 7 साल के ऊपर हो गए। इस कॉलोनी में जितनी भी महिलाएं काम कर रही हैं और उनकी जितनी बेटियां हैं, उनको करीब 210 महिलाएं कुल मिला के हैं, जिनको हम 7 साल से हर महीने ये सप्लाई फ्री देते हैं। एंड इसी आई थिंक ये सबसे बड़ा एक गेम चेंजर था। अब वो जितनी बार, और हर महीने जब हम पर्सनली कमेटी बांटती है उसको, तो 3 ही चीज़ें कही जाती हैं, गीला, सूखा, सैनिटरी अलग करिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करिए। और इस दौरान में हमने 4-5 बार इनको थैले भी दे दिए हैं कपड़े के। और लास्ट एंड फाइनल, आप सड़क पर ना तो कचरा फेंकेंगे ना थूकेंगे। बस सिर्फ इन 3 चीज़ों पे फोकस रखते हुए ओवर 7 इयर्स बिहेवियर चेंज आ गया। अब जो रेजिडेंट्स थे उनके लिए भी हमने कुछ मानते थे, कुछ नहीं मानते थे, तो कुछ और हमने सोचा। हमने कॉलोनी के जितने बच्चे थे उनका एक क्लब हमने बनाया और हर शनिवार को शुरू में हम लोग उन बच्चों को पहले बुलाते थे, उनके साथ एक वर्कशॉप करते थे, उन्हें समझाते थे एंड वेरी इन अ फन वे, उनके साथ गेम्स, क्विजेस करके। और फिर हम पूरी कॉलोनी में वो बच्चे जाते थे और हर बच्चे को 4 घर दे दिए कि ये 4 आपके तुम्हारी हैं। जिम्मेदारी। हाँ। तो वो जो हमारी बात नहीं सुन रहे थे रेजिडेंट्स, वो बच्चों की बात बहुत खुशी से सुनते थे। और तो एक ये बहुत रहा। फिर हमारा एक यहाँ सीनियर सिटीज़न प्रोग्राम है जो कि बहुत पहले से चल रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट से भी पहले का। जो बुज़ुर्ग हैं जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं बुज़ुर्ग यहाँ, उनके लिए हमारा ये प्रोग्राम है जिसमें हमारी कॉलोनी का सुपरवाइज़र डेली उनसे मिलने के लिए जाता है और उनका चेक करता है। कोई
हालचाल ठीक है, कोई हेल्प की ज़रूरत है, सिग्नेचर्स लेके आता है थिंकिंग दैट एवरीथिंग इज़ ओके। अगर बैंक विज़िट है तो बैंक विज़िट में हेल्प करना, कुछ टेक में कहीं अटक रहे हैं, कोई बच्चों से फ़ोन में बात नहीं कर पा रहे, यूट्यूब नहीं देख पा रहे, वो सब चीज़ें हम लोगों ने की। क्या बात है, तो वाह। अब वो बुज़ुर्ग जो हैं एक किस्म से फेथ ट्रस्ट है उनका, तो उन्हें कोई समझने की ज़रूरत नहीं है कि लैंडफिल क्या होता है, वो सिर्फ ये कहते हैं रूबी ये बताओ करना क्या है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट, वो कम्युनिटी सबका। को एक साथ लेके आना, आई थिंक दैट वाज द गेम चेंजर। हमने करीब कुछ ही महीनों में हमने इस कॉलोनी के हर घर को 100% सोर्स सेग्रीगेट कर दिया, माने हर घर ये 3 कैटेगरीज में कचरा अलग देना शुरू कर दिया उन्होंने। और जब हमने शुरुआत की तो शुरू से ही हमने कॉलोनी में पहले कंपोस्टिंग सॉल्यूशंस लाए, पिट बनाया, ताकि इन्हीं में अगर पार्क्स में नहीं, पिट कहाँ अलग बने? है। अच्छा, तो वो हमने पिट्स बनाए, उसके अंदर चाहे आप अगर मेहनत करके अलग करें तो आपके अलग करने के बाद वो मिक्स ना हो कहीं भी जाके। तो गीला अलग हुआ, सीधे पिट में चला गया। अब पिछले 7 साल के ऊपर हो गए हैं कि यहाँ पे आपका 100% किचन का कचरा पूरा कॉलोनी के अंदर ही हम खाद बनाते हैं। हर साल की 10,000 किलो खाद हम लोग बना लेते हैं। क्या बात है, वो सारी यही काम आ सारी जाती है? यही काम आ जाती है आपके घरों में, आपके टेरेस गार्डन में, पॉट्स में, पार्क्स में, और बचती भी हम गिफ्ट भी करते हैं लोगों को। अच्छा, मतलब वो यहाँ के लोग फ्री में यूज करते हैं? फ्री में यूज़ करते हैं। फ्री कहूँगी कि थोड़ा बहुत वो पैकेजिंग का जो खर्चा हाँ। आता है वही रहता है। और इसके साथ साथ फिर ड्राई को हमने थोड़ा एक स्टेप और आगे गए, उसको फर्दर प्लास्टिक, क्योंकि सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ प्लास्टिक है, उसको अलग करना शुरू किया, पेपर को अलग करना शुरू किया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को अलग करना शुरू किया। तो ये जो 3 स्ट्रीम्स ऑफ वेस्ट हैं जिनमें लास्ट पॉइंट डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है, वो हमने बियॉन्ड घरों के अपने कॉलोनी के अंदर अलग करना शुरू किया। इसके अलावा अभी लेटेस्ट हमने एक्सपायर्ड मेडिसिन अलग से उठानी शुरू की, ताकि वो जनरल वेस्ट में जाके कंटामिनेट ना करें। वो अलग हम उठाते हैं और सफदरजंग हॉस्पिटल को देते हैं फॉर फाइनल डिस्पोजल। तो ये सारा कुछ सिस्टम ग्रीन वेस्ट के लिए कॉलोनी के अंदर आपके अलग से लीफ कंपोस्टर हैं। घास कटती है, पत्ते गिरते हैं, वो सीधे लीफ कंपोस्टर में चले जाते हैं। अच्छा, तो अब आप देखिए, इन ट्रू सेंस में कहूँ, सिर्फ वो 1 to 4% जो आपका सैनिटरी वेस्ट उसका कुछ नहीं हो सकता? उसका भी कर दिया है अभी लेटेस्ट। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि सैनिटरी वेस्ट डिस्पोजल के लिए हमने डिसेंट्रलाइज्ड इंसिनरेशन मशीन यहीं लगा दी है। तो वो जो सैनिटरी वेस्ट है वो कंट्रोल कंडीशन में यहीं के यहीं हम लोग उसको, उसमें से कुछ एक धुआं pollutant एमिशन धुआं- नहीं, ये एमिशन कंट्रोल्ड वाला है जो नॉर्म्स के अंदर है। अच्छा, तो ये आपके स्कूलों में भी जो लगते हैं, आपके ऑफिसेज में लगते हैं आजकल इंसिनरेटर, वो हमने इस कॉलोनी के लिए स्पेशली मंगवाया है, वो भी यहाँ है। तो अब इन रियल सेंस वो 1 से 4% भी नहीं है। जो थोड़ा बहुत निकलता है झाड़ू का कचरा, तो जब लिटरिंग है ही नहीं, लोग सड़क पे कचरा फेंकते ही नहीं हैं, तो उसमें या तो पत्ते होते हैं या मिट्टी होती है मोस्टली। तो वो आप देखिए कि पत्ते पतझड़ के सीज़न में हम लोग अलग उठा के लीफ कंपोस्टर्स में डाल देते हैं और मिट्टी कंपोस्ट पिट में डाल देते हैं। कंपोस्ट पिट में शुरू में हमें थोड़ी दिक्कत आई थी समझने के लिए कि कैसे करते हैं, मगर धीरे धीरे हमने डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज किया है। नाउ इट इज़ ब्यूटीफुली वर्किंग। लेकिन जिस दिन हम खाली करते थे कुछ हद तक स्मेल रहती थी, तो पास के रेजिडेंट्स को भी इनकन्वीनियंस क्यों देनी। तो कॉलोनी इतनी बाय गॉड्स ग्रेस अच्छे लोग रहते हैं, तो सपोर्ट था, कोऑपरेशन था, हमारे पास फंड्स भी थे, तो हम लोगों ने फिर टोटली स्मेल फ्री कंपोस्टिंग सॉल्यूशंस में RWA ने इन्वेस्ट किया। अब हमारे पास बिन्स हैं जो टोटली स्मेल फ्री हैं, और हमारे डिग्निटरीज को भी हम वहीं बिन्स के पास बिठा करके ही सर्व करते हैं रिफ्रेशमेंट्स। इट्स दैट क्लीन। क्या बात है। अब एक बात बताइए रूबी जी, बहुत अच्छे काम है, बहुत अच्छी सोच है, हमें से बहुत सारों की होती भी है, लेकिन क्या है, एक तो अपने घर में ही सबको कन्विंस करना, बच्चों को समझाना। मेरे घर में कितनी बारी होता है कि मैं डस्टबिन जो ग्रीन वाला उसको खोलती हूँ, उसमें देखती हूँ चिप्स का एक पैकेट पड़ा है, फिर आप पूरे घर में पूछिए कि ये किसने डाला इस ग्रीन वेस्ट में। तो जब अपने घर में इतनी दिक्कत होती है, तो कितने घर हैं यहाँ पे? 280 घरों में लोगों को समझाना और ये इंश्योर करना कि वो आपकी सुने, क्योंकि क्या होगा ना, 270 या 279 घर भी करेंगे, लेकिन वो एक घर सब कुछ खराब कर सकता है। हाउ डिफिकल्ट वाज दैट? देखिए, ये एक फेज़ होता है, नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। कोई भी चीज़ एक रात में या कुछ घंटों में नहीं बदलती है। हमने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इसको लॉन्च किया था, लोगों को पूरा टाइम दिया था, घरों के लिए बिन्स अलग से मंगवा के दिए थे जो आपको घर ही बैठे हुए डोर स्टेप पे आप लोग खरीद सकते थे एट अ वेरी रीज़नेबल कॉस्ट। एक
कुछ एनजीओज़ को एंगेज किया था जो घर घर आके आपको समझाती थी, आपकी घर की महिलाओं को, हेल्पर्स को, ड्राइवर्स को ट्रेन करते थे। और ट्रेनिंग के बाद हमने ट्रेनिंग पे नहीं छोड़ा था, उसकी मॉनिटरिंग की थी। तो करीब साल भर हमने इसको मॉनिटर किया था कि डेली रिक्शा के साथ साथ कोई एक थर्ड पार्टी चलती थी जो एनजीओ या वॉलंटियर्स थे, वो जितनी बार अलग मिक्स देखते थे तो उतनी बार टोकते थे। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट हेल्प्ड। उसके अलावा जब पहली बार हमारा न्यूज़ कवरेज आई थी, मुझे अभी भी याद है, टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो लोगों ने बहुत खुशी से, बहुत दे हैड अ फीलिंग ऑफ प्राइड व्हेन दे सॉ एंड दे रेड देयर नेम इन इट कि नवजीवन विहार। और उसके बाद से तो आई थिंक कई बार हो चुका, और अब दे हैव टेकन ओनरशिप एंड प्राइड इन देयर वेस्ट मैनेजमेंट। तो वो जो ओनरशिप की फीलिंग होती है कि ये मेरा कचरा, मेरी जिम्मेवारी, मेरी कॉलोनी मेरी जिम्मेवारी, उससे मेरी सिटी मेरी जिम्मेवारी और मेरा देश मेरी जिम्मेवारी, आई थिंक उसी एक ट्रैक पे हम लोग चल रहे हैं। बट पूरा इनिशिएटिव अगर मैं कहूँ कि शुरू सब कुछ आपकी सोच से हुआ है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा है वो स्वच्छ भारत मिशन का कहूँगी। 11 साल पहले जो मिशन शुरू हुआ, वहाँ से एक डायरेक्शन मिली मुझे भी, बीइंग अ डॉक्टर। देखिए, मुझे एक ये तो मालूम था कि जो कचरा होता है, जो सैनिटेशन होती है, उसका कितना इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर रहता है, वो तो मालूम ही था। आई थिंक वही उसी चीज़ ने मुझे कंपेल किया कि मैं वेस्ट मैनेजमेंट को प्रायोरिटी पे लूँ। लेकिन जो डायरेक्शन और गाइडलाइंस हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016 मिली, आई थिंक उसने काफ़ी हमें नॉलेज दी। उसके अलावा एनजीओ सेक्टर ने, और ज़रूर कहूँगी एमसीडी का नाम लेना चाहूँगी। लोग कहते हैं गवर्नमेंट बॉडीज़ काम नहीं करती, कॉरपोरेशंस, बट मुझे बहुत सपोर्ट मिला। जो हमारे पहले पिट्स भी थे वो भी एमसीडी के बनाए हुए पिट्स थे। अच्छा। और जहाँ जहाँ हम अटकते थे हमें उन्होंने सपोर्ट किया। फिर हमने एक नेटवर्क बाकी आरडब्ल्यूएस के साथ बना लिया कि उनसे बात करें कि वो क्या क्या कर रहे हैं सेक्टर में। उस नेटवर्क के अंदर हमने वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ऐड किए जिन्होंने हमें गाइडेंस दी। हुआ फ्रॉम CSC के एक्सपर्ट्स थे, UN के एक्सपर्ट्स थे ग्रुप के अंदर, तो वो बता दे जहाँ हम अटकते थे हमें सपोर्ट मिल जाती थी। तो एक इकोसिस्टम हमने पूरा क्रिएट कर दिया वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। वो एक बहुत ज़रूरी था, आपको ये ना लगे कि आप अकेला कर रहे हैं, सब लोग आपके साथ हैं। सो आई थिंक दैट ट्रूली हेल्प। सो इट्स अ टीम वर्क। आई मे बी द फेस ऑफ इट, आई मे हैव, मतलब हो सकता है मैंने सबसे ज़्यादा समय इसको दिया और मेरे अंदर पैशन सबसे ज़्यादा रहा हो, लेकिन सबने मिलकर किया। इट वाज लाइक अ चेन। एक भी लिंक मिसिंग रहेगा तो काम पूरा नहीं होगा। तो आई कांट टेक द एंटायर क्रेडिट। तो अब 7-7.5 साल बाद तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें तो अपना ऑटोमेशन ऑटो मोड में चली गई होंगी। आप कभी भी मेरी कॉलोनी आए, कितनी बार होता है आप जर्नलिस्ट आते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स आते हैं और मैं नहीं होती हूँ, एंड गेट पे आके फ़ोन करते हैं कि हम आ गए हैं। आई सेड आइए, मोस्ट वेलकम। सो बिकॉज आई डोंट हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, इट्स ऑलवेज रेडी। तो यहाँ पर आपने कहा कि आपकी कॉम्पोस्ट पिट्स हैं और आपकी ये इंसिनरेटर्स भी आपने लगा दिए हैं, और तीसरा आपका जो गीला कचरा। देखिए, जो हमारा सबसे बड़ी अचीवमेंट कहूँगी जो हमारी कॉलोनी की थी, एक हमारी कॉलोनी के अंदर एक कम्युनिटी बिन था, खत्ता जिसको बोलते हैं या ढलाव बोलते हैं, जो हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी क्योंकि कॉलोनी के अंदर था, बाकी लोगों का बाहर रहता है। हमारे अंदर था, वहाँ 15 दिन तक मिक्स वेस्ट जाता था, वहीं डलता था, बाहर तक निकल आता था, पूरा स्मेल करता था। जब उठता था तो 2 दिन तक आप वॉक नहीं कर सकते थे। उसको हमने इतना ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू अ RRR सेंटर, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल सेंटर। अब ये सेंटर वो सेंटर है जो इन रियल स्पिरिट रीयूज़ के लिए सामान इकट्ठा करता है। आपके कपड़े पुराने हो गए, फटे नहीं हैं मगर आप नहीं पहनना चाह रहे हैं, छोटे हो गए हैं, आपके बर्तन हो गए, जूते हो गए, खिलौने हो गए, फर्नीचर हो गया, इवन गैस सिलेंडर्स हो गए, गैजेट्स हो गए जो अभी फंक्शनल हैं, लोग डोनेट करते हैं, वो हम यहाँ से NGOs को पास ऑन कर देते हैं। उसी जगह पर जहाँ वो कचरा, जहाँ कचरे का था, तो वहाँ कचरा नहीं है। कचरा आप देखिए, बहुत खूबसूरत जगह है वो। क्या बात है, देखेंगे तो आप देखिएगा, वो लगेगा नहीं वो कि कभी कचरेदान था वो। तो वहाँ से पूरा आप मानिए ऋचा जी, हम लोग करीब 35 टन मटेरियल अभी तक NGOs को रीयूज़ के लिए दे चुके हैं। पिछले साल दिल्ली में फ्लडिंग हो गई थी, हम लोगों ने इस मटेरियल को यूज़ करके कितने घर बच गए, बस गए। और इसके अलावा हम 4 अलग कैटेगरी का वेस्ट यहाँ इकट्ठा करते हैं। आपका पेपर,
इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक और टेक्सटाइल वेस्ट। टेक्सटाइल कपड़े ऐसे जो किसी के काम के नहीं है, अच्छा नहीं है। और सभी का एक रिसाइकलर के साथ टाई अप है, प्रॉपर रिसाइकलर, देयर इज नो मिडिल मैन। डायरेक्ट जब पर्टिकुलर अमाउंट हो जाता है अराउंड 100 kgs, वो उनकी गाड़ी आती है, वो सब ले जाती है। हम इससे भी एक स्टेप आगे गए कि हमने कहा हमने इतना अच्छा किया, लेकिन सब कॉलोनी शायद नहीं कर पाएंगी, लेकिन उन सब कॉलोनीज में कुछ कुछ 1-2 लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं कि तो हो, उनका भी सामान ले। तो हमने ये सेंटर 24 आवर्स खोल दिया है। तो आप अगर मालवीय नगर साइड से कभी भी गुजर रहे हैं, दिन रात 24 घंटे, आप जो आप देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो सही डिस्पोजल पे पहुंच जाए, आप छोड़ जाइए यहाँ पे, हम उसको उठाते हैं सेग्रीगेट करके प्रॉपर रीयूज या रिसाइकलिंग। यहाँ आपको रोक रही हूँ एक बार, जितना सामान आप दे रहे हैं उसमें कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, वो आपको नहीं दे रहा है कुछ, वो ले जाके रिसाइकिल कर रहा है, वो क्या कर रहा है उसका? क्योंकि कई बार लोग जानना चाहते हैं कि हम क्यों दें किसी को। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ। जो रीयूज का सामान है वो तो सीधा एनजीओ के पास चला जाता है। एनजीओ क्रेडिबिलिटी के लिए हमें एक लेटर भी इशू कर देती है, जितनी बार वो सामान उठाती है उतनी बार वो हमें एक लेटर देती है। अच्छा, कौन सा एनजीओ है ये? 2-3 एनजीओज हैं मैम। एक तो हमारा अर्थ सेवियर्स है जो सीनियर सिटीजन्स के साथ काम करती है। इसके अलावा गूंज में हमने काफ़ी दिया है, जमघट है एक एनजीओ बच्चों के लिए है, एक एनजीओ हमारी अपनी कॉलोनी में भी है बच्चों के लिए। अच्छा, तो ये 3-4 में हम स्प्रेड आउट करके देते हैं। इसके अलावा जो आपका रिसाइकलिंग की बात करती हूँ, इसमें से 2 किस्म के वेस्ट आते हैं, एक जिसकी कमर्शियल वैल्यू होती है, एक जिसकी कमर्शियल वैल्यू नहीं होती है। तो जैसे प्लास्टिक मोस्टली उसकी लो कमर्शियल वैल्यू होती है, वो तो रिसाइकलर आता है, मैं आपके सामने है, ये 900 kg पे एक बेंच मिल जाता है। जो आपका टेक्सटाइल वेस्ट है, चूँकि वो यहाँ दिल्ली के अंदर टेक्सटाइल वेस्ट रिसाइकलर नहीं है, उन्हें गाड़ी पानीपत से आती है, वो लेके जाती है 100 kgs पे, तो उसके अगेंस्ट हमारा एक्सचेंज कुछ नहीं है, तो हमें कुछ रिटर्न में नहीं मिलता, लेकिन एटलीस्ट लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाता है। वो उसका क्या करेगा? वो टेक्सटाइल वो दे देता है इन लोगों को, जो मैम मैट्स बनाने वाली है महिलाएं हैं, वो मैट्स बना के अपना लाइवलीहुड करती हैं उससे। इसके अलावा बचा 2 किस्म का वेस्ट जिसकी कमर्शियल वैल्यू हाई है, एक आपका पेपर वेस्ट है, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। रिसाइकलर लेके जाते हैं, इसके बदले में हमें रिसाइकल्ड पेपर से बनी हुई नोटबुक्स, पेंसिल्स, पेन, कॉपियर पेपर मिलता है, जो कि हम एमसीडी और एनडीएमसी स्कूलों में डोनेट कर देते हैं। अभी तक मानूं तो पिछले 2 साल में जब से हमने ये शुरू किया है, करीब 5000 नोटबुक्स हमने एमसीडी के स्कूल्स में दे दी हैं। हम अब इससे भी एक स्टेप आगे गए कि आप यहाँ तक भी नहीं आ सकते, तो हम क्या करते हैं, कॉलोनीज़ में RWAs के साथ मिल कर के कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में हम लोग रिसाइकल मेला लगाते हैं। अच्छा, तो एक दिन गाड़ी जाती है, ये हमारी एनजीओ के थ्रू, मेरी एनजीओ के थ्रू होता है, और गाड़ी जाएगी वहाँ 2-3 घंटे रहेगी। 1 सप्ताह पहले हम एक फ्लायर बना के भेज देते हैं कि इस दिन हम रहेंगे और ये सामान हम इकट्ठा करेंगे। तो जो तो नॉन वैल्यू वाला सामान है रीयूज़ के लिए, या टेक्सटाइल वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट, वो तो लोग डोनेट कर देते हैं, और जो आपका पेपर वेस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उसके बदले में फिर वही पेपर और आपके रिसाइकल क्लॉथ बैग्स और आपका कॉपियर पेपर, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर से बनी पेंसिल्स, ये हम डायरेक्ट डोनर को दे देते हैं। ई वेस्ट का भी एक्सचेंज, क्योंकि ई वेस्ट से रिसाइकल करके प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं, आपका मेटल्स एक्सट्रैक्ट होता है। तो हमने जो ई वेस्ट का एक्सचेंज है, उसके एक्सचेंज में भी यही प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, उसकी इवैल्यूएशन करा लेते हैं। अच्छा। हमारा इंडिया के जो लार्जेस्ट ई वेस्ट रिसाइकलर है अटेरो, उनके साथ टाई अप है, तो उनका बंदा हमारी रिसाइकल मेला में होता ही है। लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये बहुत हाई वैल्यू स्टफ है, तो हम भी नहीं चाहते कि आप बिना वैल्यू के जाएं। तो अटेरो के एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे इस मेले में रहते हैं। अच्छा। वो इवैल्यूएट कर लेते हैं, और उसके बदले में जो नेचुरली बहुत हाई कमर्शियल वैल्यू है, उसकी तो मनी एक्सचेंज दे देते हैं डोनर। अच्छा। को, और जो छोटी आइटम्स हैं उसके बदले में ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स उनको कह देते हैं कि आपको कुछ पिकअप करना है तो आप ये ले लीजिए। चलिए, तो आपने अपने एनजीओ का जिक्र किया, वाई वेस्ट वेडनेसडेज ये क्या है, ये बताइए, कैसे शुरुआत हुई और क्या करते हैं आप? वाई वेस्ट वेडनेसडेज एक मेरी बेटी के कॉलेज प्रोजेक्ट से शुरू हुआ था। इट वाज अ प्रोजेक्ट जिसमें हम वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ काम करते थे, और नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे चुना गया। वाई वेस्ट तो हम कहते ही हैं, वाई डू वेस्ट, सो वाई वेस्ट इज सिंबॉलिक ऑफ दैट, एंड दैट प्रोजेक्ट वाज सिंबॉलिक ऑफ spending a couple of minutes to a couple of hours every week on waste management. और वेडनेसडेज जो सिंबॉलिक है, इसीलिए हमने वेडनेसडेज चुना, क्योंकि मिड वीक है,
तो सैटरडे संडे आप फैमिली के साथ बिजी होते हैं, मंडे ट्यूसडे आप हैवी होता है वर्क, तो वेडनेसडेज थर्सडेज रह जाता है जिसमें आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हैं। और वेडनेसडेज वाई वेस्ट वेडनेसडेज WWW एलिटरेशन, सो इसीलिए नाम आया। और फिर इसको मैंने देखा कि बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट चला और बहुत अच्छा इसका हमें रिस्पांस मिला। एंड आई वाज आल्सो लुकिंग एट कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें मैं कॉलोनी के बाहर भी काम कर सकूं। तब मैंने इसको फॉर्मलाइज़ किया इनटू एन NGO विच इज़ नाउ 4 years ओल्ड। और ये पूरा वही काम कर रही है जो हमने नवजीवन में सेटअप किया, बाहर जाके करती है, कॉरपोरेशंस के साथ हम लोग करते हैं। दिल्ली के बाहर बहुत सिटीज़ में हमने काम किया है। रिसाइकल मेला हम लोग बहुत होल्ड करते हैं, RWAs को सेशंस देते हैं, उन्हें ये समझाते हैं कि डरिए मत, ये डूएबल है, ये हो सकता है, ये अचीवेबल है, हमने करके दिखाया, एंड इट्स नो रॉकेट साइंस। तो अब जितने प्रोजेक्ट्स यहाँ रहे, अब उससे ज़्यादा हमारे बाहर चलते हैं। जैसे एक पेपर लूप है, अभी हमने रिसेंटली सफदरजंग के साथ लॉन्च किया है हॉस्पिटल के साथ। हाँ, उसके बारे में बताइए। सो पेपर लूप में हमने टाई अप किया उनके साथ फॉर्मल, जिसमें से हम उनका सारा पेपर उठाते हैं, रजिस्टर्स, फाइल्स, जो नॉन कॉन्फिडेंशियल है, जो कॉन्फिडेंशियल है वो श्रेडेड वो करके दे देते हैं, और उसके बदले में उनको 100% रिसाइकल कॉपिया पेपर दे देते हैं। अच्छा, मेडिकल वेस्ट का कुछ नहीं हो सकता? मेडिकल वेस्ट का देखिए, मेडिकल वेस्ट सॉलिड वेस्ट का पार्ट नहीं है मैम। तो मेडिकल वेस्ट तो ऑलरेडी बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि बहुत पहले से हो रहा है। मेडिकल बायोमेडिकल वेस्ट की जो गाइडलाइंस हैं वो सॉलिड वेस्ट से भी पहले आ गई थी। तो हर डिस्पेंसरी, हर हॉस्पिटल, हर क्लिनिक जो है उसको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं। और चूंकि बायोमेडिकल वेस्ट एक हैजार्डस, एक इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, तो वो बहुत ही अलग किस्म से, मोस्टली इंसिनरेशन से उसको हैंडल किया जाता है, या केमिकल डिसइंफेक्शन से। तो उस पे जनरल वेस्ट का कोई ओवरलैप नहीं है। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, लेकिन फ़ायदा तो तब है जब वो बाहर भी पहुँचे। तो अब ये एक कॉलोनी का मॉडल दिल्ली में आप कितने और कॉलोनीज़ में कॉपी करा पाए हैं? देखिए, कहने के लिए जो मुझे पता है तो 600 कुछ कॉलोनीज़ हैं जो सो कॉल्ड ज़ीरो वेस्ट हैं। हाँ। लेकिन मैंने पर्सनली डायरेक्टली इनडायरेक्टली करीब 1500 कॉलोनीज़ के साथ इंटरेक्ट किया, कुछ के साथ ऑनलाइन, कुछ और करीब 200-250 के साथ तो ऑफलाइन फिज़िकल विज़िट करके हम लोगों ने उन कॉलोनीज़ को मोटिवेट किया। अभी भी मैं कहूँगी काफ़ी कॉलोनीज़ हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। एक बहुत शुरू में जो पहली थी वो संतुष्टि अपार्टमेंट्स हैं, D6 वसंत कुंज संतुष्टि। अब वो कॉलोनी हमारे से डिफरेंट है, वो फ्लैटेड कॉलोनी है, उसमें 1100 घर हैं। तो उसको करना एक अलग लेवल का 5 गुना ज़्यादा बिल्कुल चैलेंज था। मगर वहाँ की प्रेसिडेंट हैं स्नेहलता जी, शी इज़ अ डायनामिक लेडी। उन्होंने वहाँ भी करके दिखाया, वही RRR सेंटर वहाँ भी चलाया, वो कंपोस्टिंग आज भी कर रही हैं। उनके पास इतने फाइनेंसेस नहीं है कि वो बिन्स ले सके, उन्होंने दूर पिट्स बनाए हैं, और इतनी कंपोस्ट निकाल के उसे मैनेज करना, you know, and non-stop for I think almost 5 years if I remember, over 5 years। संतुष्टि। इसके अलावा हमने ये किया नॉर्दर्न रेलवेज की 2 कॉलोनीज़ में किया मैम। अच्छा। जहाँ दीज आर अपस्केल ऑफिसर्स एनक्लेव ऑफ नॉर्दर्न रेलवेज, राइट इन द हार्ट ऑफ सेंट्रल दिल्ली, आपकी ल्यूटियंस दिल्ली में है। इसके अलावा हमने दिल्ली कैंट में कॉलोनी की 2 कैंटीन्स की कैंटोनमेंट्स के साथ, एक इंस्टीट्यूट किया वहाँ पे, गीतांजलि एनक्लेव को हमने किया। आराधना कॉलोनी अभी हमारी रीसेंट कॉलोनी है जो NDMC एरिया में आई है। और हमने साकेत जजेस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को किया। बट वहाँ से फॉलो हो रहा है या नहीं, वो बिल्कुल इंश्योर कर पाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम क्या करते हैं मैम, हमारा मॉडल ही, क्योंकि NGO भी है अब इसमें इन्वॉल्व, तो हम लोग पहले तो मॉनिटरिंग करते हैं रेगुलर, जैसा मैंने कहा 6 months तक मिनिमम हमारा फॉलोअप रहता ही है। अच्छा। उसमें बीच में विजिट्स भी होती है, रेगुलर मॉनिटरिंग, हमारे वॉलंटियर्स, हमारी टीम मेंबर्स जाते रहते हैं डेली बेसिस के ऊपर और उनको विज़िट करते हैं। और एक ग्रुप रहता है डे 1 से, तो डेली कंपोस्टिंग होगी जिस समय, उस समय आप एक वीडियो डालेंगे उसके अंदर, सो दैट वी कैन डू रिमोट मॉनिटरिंग। लॉग बुक मेंटेन्ड है ताकि हमें पता रहे कितना वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, कि कहीं कम तो नहीं हो रहा। अगर कम हो रहा है तो मतलब सेग्रीगेशन कहीं ठीक नहीं है। सो हमने अपने चेक्स एंड बैलेंसेस ठीक से बना लिए हैं। सो आई थिंक बिना फॉलोअप के नहीं होगा। आप इतनी कॉलोनीज़ हैं जो कहती हैं हम लोगों ने अटेन कर लिया, अटेन करना मैं कहूँगी आसान है, मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। क्या बात है।
दिल्ली एक ऐसा शहर जहाँ हर साल प्रदूषण पर बात होती है, वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड इसको कहते हैं। आपको लगता है कि आपके जैसे लोग या जो कॉलोनीज़ ये छोटे 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 स्टेप्स ले रहे हैं, यू एबल टू मेक सम डिफरेंस टू दिस सिटी? अ लॉट ऑफ डिफरेंस आई वुड से। कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं, ऐसा नहीं है कि हम डीमोटिवेट नहीं होते हैं, इट इज़ अ फाइट अगेंस्ट सो मेनी ऑड्स, बट देन शाम होते तक आप थकते हैं, सुबह उठते हैं, एक नई सुबह होती है, एक नई फीलिंग होती है, और हर छोटी अचीवमेंट पे हम लोग उसमें प्राइड महसूस करते हैं, उसमें खुशी महसूस करते हैं। तो हमारी जो कहूँगी बेंचमार्क्स हैं बहुत छोटे छोटे हमने रखे हैं, छोटी छोटी खुशियाँ। सो उस हिसाब से आप देखें तो बहुत डिफरेंस आया है। एक कॉलोनी का आपको मैं इन रियल सेंस बताती हूँ, सिर्फ इस कॉलोनी ने क्या डिफरेंस किया है 7 साल में, ओवर 7 years नाउ, 7.5 लाख किलो कचरा तो इस कॉलोनी ने लैंडफिल पे जाने से बचाया लिया है। और दिल्ली के बाहर जो लैंडफिल्स हैं उनकी हालत सोचिए। और सिर्फ इसी एक ट्रिपल आर सेंटर ने मैम करीब 20 टन के ऊपर प्लास्टिक रिसाइकिल करवाया है, 4.5 टन के ऊपर आपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकिल करवाया है, 4500 kgs ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, एंड आपने करीब 20 टन के ऊपर पेपर रिसाइकिल करवाया है। तो आप, अगर मैं एक छोटा सा इम्पैक्ट आपको बताऊं, पेपर रिसाइकलिंग का ही बताती हूँ, तो पेपर रिसाइकलिंग में आप अगर देखें तो एक रिम अगर आप रिसाइकल पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो आप 68 लीटर्स वाटर बचाते हैं। 68 लीटर्स, 77% एनर्जी कम लगती है एज़ कम्पेयर टू वर्जिन पेपर, 50% वाटर कम लगता है। और ये तो वो इम्पैक्ट है जो रिसाइकल पेपर यूज़ करने का है। जो पेपर रिसाइकलिंग का इम्पैक्ट है, जैसे अभी हमारा लास्ट पिकअप था सफदरजंग हॉस्पिटल से, हमने एक ही पिकअप में मैम 1857 किलो पेपर उठाया और उसका इम्पैक्ट था सेविंग 22 ट्रीज़। क्या बात तो 22 ट्रीज। अगर हम लोग ये सब ऐसे कनेक्ट करके देख सकें और लोग समझ सके ना, तो मुझे लगता है बहुत लोग इंस्पायर होंगे ये काम करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, 1 किलो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जब आप रिसाइकिल करते हैं तो उसका इम्पैक्ट उतना है जितना कि आप 10 किलोमीटर अपनी कार सड़क पे ना चलाएं, उतने कार्बन एमिशन सेव हो जाते हैं। तो इम्पैक्ट बहुत है, और यही इम्पैक्ट हमारे लिए भी किक है, क्योंकि मैं यू नो अपना अगर प्रोफेशन देखूं, मेडिकल प्रोफेशन से इसमें स्विच करके आना, बहुत स्टेजेस में से गुजरी हूँ, बहुत डिलेमास में से गुजरी हूँ कि ये ठीक है कि नहीं है, बट आई थिंक नाउ एट दिस पॉइंट इट इज़ सो वर्थ इट। क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग इस स्ट्रीम में नहीं आएंगे तो ये कभी चेंज नहीं आएगा। तो अब मुझे लगता है कि इम्पैक्ट इज समथिंग दैट रियली ड्राइव्स मी, वो दिख रहा है अब, वो विजिबल है। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे दिमाग में ना RWA मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़े, पॉलिटिक्स, कोई कुत्ते को खाना क्यों खिला रहा है तो उसके साथ लड़ाई, डॉग लवर्स वर्सेस डॉग हेटर्स की लड़ाई, कहीं इसकी लड़ाई कहीं उसकी लड़ाई। मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, क्योंकि ऐसा लग रहा है ऑब्वियसली जैसा आपने कहा आप अकेले नहीं कर सकती, सब लोग जब मिलते हैं, जब RWA पूरी यूनाइटेड होती है तभी इतना अच्छा काम हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात मुझे लगता है नवजीवन विहार कॉलोनी से सीखने के लिए, हम सबके लिए। ये मेरे लिए भी जर्नी थी, ऐसा नहीं था कि यहाँ नहीं थे, 4-5 कोर्ट केसेस हमने भी झेले हैं। अच्छा। लेकिन मैं मैम ये कहना चाहूँगी कि मेरे जो रेजिडेंट्स हैं, आई टेक सो मच प्राइड इन बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, वी कॉल इट नवजीवन फैमिली, कि हर एक कोई हर एक से जुड़ा है, हर एक कोई सेंसिटिव है एक दूसरे के नीड्स के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे लोग लड़ाई झगड़ा लेकर के आते हैं, लोग इतना स्ट्रांगली खड़े होते हैं एक दूसरे के दुख सुख में, यू नो इवन स्टाफ के दुख सुख में, इवन कम्युनिटी एनिमल्स। आपने कहा वी हैव ओनली 6 stray dogs now, we started with 16, so we've got vaccinated, we got them sterilized, हमने कंट्रोल किया टू दी एक्सटेंट के एक डॉग आई में इंजर हुआ मैम, और हमने ट्रस्ट मी उसको 1 सप्ताह फंड्स रेज करके प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीट करा के हम उसे वापस लेके। बट अब ये जो नई गाइडलाइंस आ गई हैं, स्ट्रे डॉग्स को आपको फीड नहीं कर सकते ऐसा, अब इस क्या मैं कहूँगी तो स्ट्रे डॉग्स को जो फीडिंग की गाइडलाइंस थी वो तो हम पहले ही फॉलो कर रहे थे। वी वर वेरी क्लियर, हमारे डेजिग्नेटेड स्पॉट्स थे, डेजिग्नेटेड केयर गिवर्स थे, तो यहाँ पहले और बाद में मुझे कोई खास फ़र्क लगा नहीं। अच्छा, आपके MLA हो गए, MCD के रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, तो नेताओं से और प्रशासन से
सपोर्ट मिलता है, नहीं मिलता है? बहुत मिलता है, यही कहूँगी। अभी जो हमारे एमएलए हैं, अभी जो हमारी काउंसलर हैं, एमपी जो पहले भी थी अभी भी हैं, उन्होंने इतना सपोर्ट हमारा किया है। मैम सांसद कौन है यहाँ से? यहाँ से बांसुरी जी हैं। ओह, ये बांसुरी जी का जी एरिया है, जी। ओके। तो बांसुरी जी आई थिंक इलेक्शन से भी पहले आई थी। मीनाक्षी जी से पहले थी, वो भी इलेक्शन से पहले आई थी। सतीश उपाध्याय जी यहाँ के एमएलए हैं, वो पहले यहाँ के पार्षद भी रहे। तो जब पार्षद रहे तो एरिया उनका देखा हुआ था, समझा हुआ था, और बहुत काम किया था उन्होंने इस एरिया के अंदर। हमें सिर्फ एक फ़ोन कॉल करनी होती है, वो करते हैं। और प्रशासन के लिए कहूँगी तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला, थ्रू आउट ऑफिसर्स का इतना मिला। मैं खुद इतना काम करने के बाद अब एमसीडी की मैं ब्रांड एम्बेसडर भी रही, मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पॉश कमेटी की चेयरपर्सन भी रही। इतना इंटरेक्शन होने लगा कि जहाँ जहाँ मुझे लगा कि उनको मेरी ज़रूरत है और मैं हेल्प कर सकती हूँ, तो वहाँ। राष्ट्रपति भवन में आप कुछ कर रही हैं? जी, तो जो मेरी एनजीओ है वाई वेस्ट वेडनेसडेज, वो राष्ट्रपति भवन में ये तीसरा फेस्टिवल है उनका। पहला था उनका विविधता का अमृत महोत्सव मार्च में, फिर अप्रैल में उद्यम उत्सव आया, और ये अभी जो अमृत उद्यान चल रहा है, इस पूरे उत्सव को हमने ज़ीरो वेस्ट टू लैंडफिल किया। सो इट इज़ अ ह्यूज ऑनर फॉर मी। 1 महीने का ये पूरा फेस्टिवल है, और हमारे पूरी टीम वहाँ पे राइट इन द हार्ट ऑफ फूड कोर्ट हमने बिन एरिया बनाया है। और वहाँ पे आप सोचिए कितनी लाखों में फुटफॉल होती है, और हम 9 कैटेगरीज में वेस्ट अलग कर रहे हैं राइट इन द हार्ट ऑफ फूड कोर्ट। क्या बात। एक डॉक्टर रूबी, मेरा हमेशा पर्सनल कंसर्न रहा है, मैंने उस पर 1-2 बार वीडियोस भी बनाए। एक तो मिनरल वाटर बॉटल्स, वो इतनी छोटी छोटी आ गई हैं, बड़ी भी आ गई हैं। मैं देखती हूँ कहीं हम पार्टी में जाते हैं, लोग एक बॉटल उठाई, उसमें से एक घूंट पिया, और वो आधा बॉटल यहाँ छोड़ दी। तो आप 2 तरह की वेस्टेज करो। जो प्लास्टिक है वो तो है ही, उसमें जो आपने आधी बॉटल पानी छोड़ा है वो आप कहीं डाल सकते थे, या पूरा पी लो। मैं हमेशा कहती हूँ भाई पूरा पानी पी लो। अभी हमारा एक इवेंट था, तो हम बॉटल्स इकट्ठी कर रहे थे, और एक जगह हमने सिर्फ उन बॉटल्स का पानी इकट्ठा किया। इतनी वेस्टेज जो सोसाइटी कर रही है, उसको कैसे समझाएं? देखिए मैम, मैं शुरू से कहती हूँ, मैं बहुत एग्जाम्पल्स ये बहुत फ्रीक्वेंटली वाटर वेस्टेज के लिए आप क्या हो रहा है? वाटर वेस्टेज के लिए मैम बहुत ही स्पेशल हमारी ड्राइव्स हैं। हमारे यहाँ 9 रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स हैं। हमारे डेजिग्नेटेड कमेटी के मेंबर हैं मिस्टर भाटिया, वो इन पिट्स की देखरेख करते हैं। उनकी देखरेख में ही ये पिट्स बने हैं। हमने ये रेगुलर ड्राइव्स करी थी कि एक वाटर सेविंग डिवाइसेस, एरेटर्स आते हैं। अच्छा। हमने उस कंपनी को बुलाया था और लोगों के घरों में उनको वो फैसिलिटी दी थी अलॉन्ग विद अ प्लम्बर। क्या है ये डिवाइस? ये डिवाइस ऐसा कि आपके टैप्स में, शावर्स में, फॉसेट्स में, फ्लशेस में लग जाता है, और 20 से 80% तक वाटर का फ्लो कम कर देता है। तो मेरे अपने घर का ही मैंने ऑडिट किया था मैम, डिवाइसेस लगाने से पहले और बाद में 30% वाटर सेविंग हुई। इसके अलावा ये हमारी एक कॉलोनी है जिसमें 24 घंटे पानी आता है, तो अगर वेस्टेज या लीकेज होगी तो वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ तक कि दिल्ली जल बोर्ड के साथ हमने मिल के यहाँ MNWS दिल्ली जल बोर्ड का एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में एक प्रोजेक्ट चलता है, जिसके अंतर्गत हमें 24 घंटे पानी मिलता है। हमने वो लीकेजेस इंडिविजुअल घरों में आइडेंटिफाई करवाई, वहाँ जहाँ ज़रूरत थी स्टॉप वाल्व लगवाए, अलार्म सिस्टम्स लगवाए। आप ट्रस्ट करिए कि अगर आस पड़ोस में मेरे बच्चे, मेरे रेजिडेंट्स इतने सेंसिटिव हैं कि कहीं अगर ओवरहेड टैंक्स में से पानी दिख जाए तो मेरे पास मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स आ जाती हैं कि पानी आंटी पानी लीक हो रहा है, बंद करवाइए। अगर कभी दिन के समय में आपके BSES वाले इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स ठीक करने आए हैं, वो ऑन करनी पड़ती हैं, और बच्चों को या रेजिडेंट्स, स्पेशली बच्चे कहूँगी, दिख जाए कि लाइट जल रही है, आंटी लाइट जल रही है, बंद करवाइए। सो ये अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है। एक दिन की बात बताऊंगी कि मैं शॉपिंग करने के लिए एक क्यू में खड़ी थी बिलिंग सेक्शन पे। सडनली इधर से मेरी आवाज़ आती है, अरे नहीं बबल रैप मत लगाइएगा। तो मैं घूम के देखती हूँ तो वो मेरी रेजिडेंट थी। तो अब देखिए, तो रिड्यूस करना का बहुत आवश्यकता है। आप रिड्यूस का इम्पैक्ट बताऊंगी, अगर एक इंसान कपड़े का थैला जो है अपनाता है तो वो साल भर में, सिर्फ 1 साल में 500 प्लास्टिक की पन्नी अवॉइड कर जाता है। तो अपने जीवन काल में वो 20,000 से 80,000 तक प्लास्टिक की पन्नी बचा सकता है, सिर्फ एक कपड़े का थैला इस्तेमाल करके, और वो कपड़े का थैला 200 साल तक ख़राब नहीं होता। तो आप इम्पैक्ट, इंडिविजुअल इम्पैक्ट देखिए कितना है। पानी की बॉटल की आपने बात कही मैम, तो पानी की बॉटल जो हमें बहुत सेफ़ और हाइजीनिक लगती है,
मैं कहूँगी, क्योंकि मैं दिल्ली की MCD की सिटी लेवल टास्क फोर्स है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की, उसकी मैं मेंबर भी हूँ, तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊँगी कि जो 1 मिनट के अंदर, सिर्फ मात्र 1 मिनट में 10 लाख प्लास्टिक बॉटल्स जो हैं पूरे विश्व में इस्तेमाल होती, 10 lakhs एवरी मिनट, मिनरल वाटर बॉटल्स, मिनरल, कोक, ड्रिंक्स, व्हाटएवर। और इस आप अगर ग्लोबल प्लास्टिक का डाटा देखेंगी आप, तो सिर्फ 9% रिसाइकल होता है, बाकी सारा या तो लैंडफिल पे या ओशंस में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो हमें ठीक करना होगा मैम। प्लास्टिक एज अ मटेरियल ख़राब नहीं है, इट केम इन एज अ सोल्यूशन, it is durable, it is lightweight, it is easy to manufacture, rather it's a by-product, it is a great insulator, it is leak, मतलब इतनी पर उससे होने वाले नुकसान क्यों नुकसान है? क्योंकि हमने प्लास्टिक को यूज़ की स्टेज से ओवर यूज़, मिस यूज़ एंड अब्यूज़ पे अब हम ले आए हैं। तो हमें प्लास्टिक को रीयूज करना होगा, हमें अपने आप को चेंज करना होगा। हम क्या कर रहे हैं प्लास्टिक के साथ? आई थिंक दैट नीड्स टू चेंज मोर देन प्लास्टिक इटसेल्फ। रीयूज एंड रिड्यूस, रीयूज, रिड्यूस से भी पहले मैम रिफ्यूज, रिफ्यूज, रिड्यूस, देन रिपेयर, रीपर्पस, रीयूज, रिकवर एंड लास्ट इज रिसाइकलिंग। क्योंकि रिसाइकलिंग जो है एक लाइसेंस नहीं है फॉर माइंडलेस कंजम्पशन, कि एक चीज़ रिसाइकल हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे एंडलेसली यूज़ करते जाएं या एक्सेसिव। आपको ध्यान होगा, हम जब बच्चे होते थे मैम, एक इरेज़र का एग्जांपल दूंगी, हम वो इरेज़र कभी स्कर्ट से, ट्राउज़र से साफ करते इतना तक हो जाता था, पेंसिल को छोटी छोटी हो जाती थी, हर संडे पेंसिल बॉक्स धुलता था। आज आप अपने बच्चों का बैग देखिए, 4-5 नीचे मिलेंगे, लॉकर्स में मिलेंगे, ठीक है, कुछ आपके स्टडी टेबल में मिलेंगे, और क्या होता है, नया सेशन शुरू होता है तो नया सेट आ जाता है। हमारे टाइम पे हम इंडिविजुअल चीज़ लेते थे, अब सेट आता है, तो पुराना सारा कहाँ जा रहा है? अरे हम लोग, मैं एक जगह पढ़ रही थी, कितना सही था कि हम अपनी माँ नानी दादियों का जिस चीज़ के लिए मजाक उड़ाते थे, वही आज जब रिसाइकलिंग की बात होती है तो उनका एग्जाम्पल, कोई साड़ी खराब हो गई, टी शर्ट खराब हो गई, उसी से पोछे बनते थे, पोछे बाहर से खरीदे नहीं जाते थे। टूथपेस्ट मुझे याद है कि जब तक बिल्कुल लास्ट तक स्क्वीज करके कि नहीं यूज हो जाए तो हमारी माँ उसको फेंकने नहीं देती थी। साबुन अगर 3-4 छोटे-छोटे हो गए ना, उनको साथ में कर देती थी कि ये साबुन यूज होगा भी। एग्जैक्टली, जोड़ देते थे ना हम। हाँ, और वो ऐसा नहीं था कि हम कोई मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, वो सिर्फ वो सस्टेनेबिलिटी की बात थी, हैबिट, और वो सब में थी, आदत की बात थी। अब आपने इसका दिया एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और बताऊंगी ऋचा जी, कि मेरी मदर टीचर थी, साड़ी पहन के स्कूल जाती थी। ट्रस्ट मी, मेरे को टिपिकली उन्होंने कहती थी, 3 ब्लाउज थे, एक ब्लैक, एक रेड और एक वाइट, और वो हर साड़ी के साथ मैच होते थे। आज की डेट में हमारा सब कुछ, वो तो बहुत चेंज हो गया है। हम लोगों के कपड़े भी दिवाली, नए साल पर और एक बर्थडे पर, रक्षाबंधन हुआ, 4 बार साल में कपड़े। अब सब कुछ जैसे से मुझे लगता है पैसा आ गया है, विकास हो गया है, हमारे पास ये ई-कॉमर्स साइट्स आ गई हैं। एक पॉइंट ज़रूर मैं आपसे, बिफोर वी क्लोज दिस शो, मुझे दिल्ली एनसीआर में जो और बहुत दुख होता है, दिल्ली एनसीआर नहीं, छोटे शहरों में भी लोग अपनी कार को धोने के लिए जिस लेवल से पानी बर्बाद करते हैं, क्या नवजीवन विहार कॉलोनी के लोगों को उसको लेकर अवेयरनेस है? बहुत है। मैं कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी 100% है, कई बार ज़रूरत भी होती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर बार गलत है इंसान, लेकिन मैं कहूँगी 90-95% तक हमारी कॉलोनी के, ना केवल इसको गाड़ियों को धोने के लिए, इवन आपके कोर्टयार्ड्स को और स्टेयर्स को धोने के लिए पानी बर्बाद करते तो हम लोग बहुत बार बार प्रीच करते हैं। कई बार एक्चुअली जेन्युइन रीजंस होते हैं तो अलग बात है, अदरवाइज जहाँ दिखता है अगेन आसपास से फ़ोन आ जाता है। और फिर ग्रुप्स हैं, कुछ सोशल प्रेशर भी है। आरओ से वेस्ट होने वाले पानी, यस, बहुत हमने यहाँ बहुत एक्सरसाइज की आरओ के ऊपर, क्योंकि हमारा जो पानी आता है वो ट्रीटेड आ रहा है पीछे से। तो हमने TDS यहाँ का चेक कराया था, विच वॉज डायरेक्ट टैप का जो पानी है वो, ये TDS वॉज परफेक्ट। अब आप उसके ऊपर आरओ लगाते हैं, तो पानी की वेस्टेज कितनी गुना होती है, उससे ज़्यादा वो सारे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर लेता है, विच इज़ वेरी अनहेल्दी। तो हमने यहाँ वो इन्फॉर्मेशन भी रेजिडेंट्स को दी, और यहाँ पे काफ़ी सिग्निफिकेंट लोग जो हैं अब आरओ नहीं, UV फिल्टर यूज़ करते हैं, जिसमें पानी की वेस्टेज नहीं है। मेरे यहाँ मैं वो एक्स्ट्रा पानी को बकेट्स में कलेक्ट करके उसको सफाई के लिए। लेकिन यहाँ हम लोगों ने, क्योंकि हमारे साथ डीजे भी बहुत क्लोजली काम करता है, और एक ट्रीटेड वाटर आता है, ट्रीटेड वाटर आ रहा है, और मोर ओवर इनके बहुत अच्छी सर्विसेज हैं MNWS की, कि आप एक फ़ोन कॉल करें तो आपको समाधान मिल जाता है। क्या है? सो MNWS आपकी एक सुएज फ्रांस की एक कंपनी है, और दिल्ली जल बोर्ड का एक पब्लिक
प्राइवेट पार्टनरशिप में एक प्रोजेक्ट है, मालवीय नगर वाटर सर्विसेज। ओके। तो इस पूरे एरिया को वो वाटर सप्लाई करता है। अब BSS की देखिए इतनी अच्छी सर्विसेज है हमारे यहाँ के, कहीं कोई ज़रा सी दिक्कत हो 24 आवर्स में आप कॉल करिए, वो लोग आ जाते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ लाइजनिंग करना, उनकी सर्विसेज अपने साथ और उनके साथ एक रिश्ता बना के रखना, वो एक चीज़ है जो हमने किया, एंड दैट वाज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अ पॉइंट टू कंट्रीब्यूट टू आवर एंटायर। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए डॉक्टर रूबी मखीजा की बातों से मुझे समझ में आ रही कि हम में से ना बहुत सारे लोग सिर्फ अपने घर में बैठकर सारी प्रॉब्लम्स की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन पर और अधिकारियों पर डाल देते हैं। ठीक है, उनका अपना काम है, उनको करना चाहिए, और कई बार वो नहीं करते हैं, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज सिटीजन्स, एज रेजिडेंट्स, अगर हम सब भी अपनी जिम्मेदारी इस लेवल पर उठाने लगे तो सरकार और प्रशासन, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, उनके ऊपर भी दबाव बनता है कि वो अपनी ड्यूटी ठीक से करें। मैं तो इतना कहूँगी ऋचा जी, कोई दबाव के बिना वो दिल से करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कॉलोनी एक कॉलोनी है जो अपना काम मॉडल बन गई है। 80% कर रही है। तो अगर 20% हम सपोर्ट कर देते हैं तो यहाँ मॉडल मेंटेन रहता है। सो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी इंसान ये भूल जाता है कि वो इंसान है, वो अपने आप को गवर्नमेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उन सब लेयर्स के पीछे छुपा लेता है। तो हमने वो लेयर्स हटा करके एक इंसान को बाहर निकाला है। आई थिंक वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी एक हमारी कहूँगी अचीवमेंट रही है। हाँ बिल्कुल। किसी और शहर से आपके पास कुछ ऐसी मॉडल कॉलोनी का इनवाइट आया? अरे बहुत बहुत, मैं आपको बता नहीं सकती। खाली शहर नहीं, गांव बुताला करके एक गांव है। आप देखिए पिछली एक वीडियो से वो मेरे को उन्होंने मैसेज डाला थ्रू ऑन अ सोशल मीडिया, और मैं गई उस गांव में। पंजाब के वो अमृतसर तक गांव है, और मैं चूँकि हम लोग राधा स्वामी हैं तो मैं ब्यास जाती रहती, तो मैं गई जब अगली बार तो मैंने पूरा दिन वहाँ लगाया, उनको जोड़ा, उनको सजेशंस दी, उनको बताया। वो ऑलरेडी काफ़ी काम कर रहे थे, उनको वहाँ पे किया। इसके अलावा दूर दूर तक कैंटोनमेंट्स, जालंधर कैंटोनमेंट, पालमपुर कैंटोनमेंट, चंडीगढ़ कैंटोनमेंट, इनमें मैं गई हूँ। जम्मू कॉरपोरेशंस के साथ, गोवा कॉरपोरेशंस के साथ, दमन के साथ, इन सब जगहों पे जितनी भी मेरी अगर इनपुट से, मेरी टॉक से, मेरा लोगों से बात करने के बाद अगर कुछ बदल सकता है फॉर बेटर, तो मैं ज़रूर जाती हूँ। क्या बात है। आपकी दो और इनिशिएटिव्स के बारे में मैं जानना चाहूँगी। एक तो आपका बर्तन बैंक और दूसरा कम्युनिटी फ्रिज। तो देखिए बर्तन बैंक हमने शुरू किया था क्योंकि हमारे कम्युनिटी इवेंट्स होते थे, तो हम देखते थे कि इतना वेस्ट उसी में ही लोग डिस्पोजेबल यूज़ करे जा रहे हैं। अब तो सरकार ने प्लास्टिक के और थर्मोकोल के डिस्पोजेबल बैन कर दिए हैं, मगर फिर भी आपको दिख जाते हैं कहीं ना कहीं सड़क पर। बट इवन डिस्पोजेबल एज अ हैबिट इज़ अ रॉन्ग हैबिट। तो उस थॉट के साथ हमने पहले यहाँ पे पास में लेडी चलाती थी, उनसे बोरो करते थे हम स्टील के बर्तन। फिर उनका बर्तन बैंक कोविड में बंद हो गया। फिर हमने उस इनिशिएटिव को आगे ले जा करके अपना बर्तन बैंक स्टार्ट किया। तो अब हमारे पास 150 थालियां हैं, कटोरियां हैं, ग्लासेस हैं, चम्मचे हैं, डोंगे हैं, विच इज़ अ कंप्लीट थिंग फॉर अ स्मॉल गैदरिंग। तो हम वही यूज़ करते हैं, और वो पूरे रेजिडेंट्स को, यहाँ के ही नहीं, कॉलोनी के बाहर भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे ले सकते हैं और वापस कर सकते हैं धो करके। सो दैट्स अ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव। इसके अलावा कई बार गैदरिंग इससे भी ज़्यादा होती हैं, जैसे 700-800 का भंडारा है, छबील थी हमारी जैसे। तो भंडारे में हम लोग, हमारे जब कॉलोनी के रेजिडेंट्स भंडारा ऑर्गेनाइज कराते हैं तो उनको हम बहुत क्लियरली बोल देते हैं कि गवर्नमेंट ने प्लास्टिक डिस्पोजेबल पे बैन किया है, और उनको एक सोल्यूशन भी देते हैं कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन। तो शुगर केन बगास की जो अब प्लेट्स आती हैं, हम वो इस्तेमाल करने बोलते हैं, चम्मचे लकड़ी की, और ये यूज़ होने के बाद हम श्रेड करके कंपोस्ट कर देते हैं, दोनों चीज़ें। तो देयर इज़ नो वेस्ट एज सच। तो बड़ी गैदरिंग्स के लिए अब छबील था, हमने पिछले साल 5000 लोगों को सर्व किया। ग्लासेस का क्या करते वही हैं? बताते। ग्लास आपको शुगर केन के नहीं मिलेंगे, मिलते हैं मगर बहुत कॉमनली नहीं मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे करीब 300 ग्लासेस का एक जो है बैंक बनाया हुआ है, स्टील के ग्लासेस का। और आप अगर देखें गुरुद्वारों में पहले भी जब ये होती थी छबील, तो साथ में एक टब रहता था और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट रहता था और सोप रहता था। तो हम वही उसी तरीके से हमने अब की बार छबील की 300 ग्लासेस से हमने साथ साथ धो करके सेम सिस्टम से 5000 लोगों को सर्व किया। हमने खुद ने पिया, देयर वाज नो इन्फेक्शन। आई थिंक कहीं ना कहीं ये दिमाग में इन्फेक्शन, हाइजीन
कुछ ज़्यादा आ गया है, यू मस्ट बी डबली श्योर। और हाँ, बल्कि फ्रेश धो के यूज़ करने में ज़्यादा अच्छा है। करेक्ट। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि हम सिर्फ प्रीच नहीं करते, एक तो मैं डॉक्टर हूँ तो लोग मान लेते हैं आराम से कि हाँ भाई ये सेफ़ है, और दूसरा हम सबसे पहले खुद इस्तेमाल पीते करते हैं, तो ताकि लोगों को लगे कि जो चीज़ हम ले रहे हैं, तो हमने कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया ना अपने बर्तनों में ना अपने खाने पीने में। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो था। कम्युनिटी फ्रिज को अब करीब 6.5 साल हो गए हैं हमारे लगे हुए, गेट पे लगाया है हमने ये फ्रिज। तो लोगों के घर में कई बार थोड़ा 1 कटोरी 2 कटोरी सब्जी एक्स्ट्रा होती है, तो हम इनकरेज करते हैं कि यहाँ दे दीजिए। यहाँ टिफ़िन्स भी रखते हैं हम कि उसमें डाल दीजिए, और स्टिकर भी कई बार लग देते हैं हम, ताकि मार्क हो कि उसमें क्या है और कितना पुराना है, ताकि अब बहुत पुराना भी ना हो। अब तो खैर लोगों की उस हैबिट तक पहुँच गए हैं कि आप बचता ही नहीं है लोगों के घरों में खाना, क्योंकि इतना हमने प्रीच किया कि वेस्ट मत करिए। बट फिर भी ऐसा होता है, लस्सी हो गया, दूध हो गया, हमारे कॉलोनी के रेजिडेंट्स के लिए लोग फ्रूट रख जाते हैं, मिल्क रख जाते हैं, चाय पत्ती रख जाते हैं, आपके लस्सी गर्मियों में, रूह अफ़ज़ा के बॉटल्स। तो वो फिर आपकी कॉलोनी में चलने वाला कोई भी अगर सुबह नाश्ता करके नहीं आया है, फ्रिज खोल करके, कहीं लोकल स्टाफ भी, ड्राइवर्स, मेड्स, गार्ड्स, नहीं कुछ खा के आया तो उसको फ्रिज को खोल के निकाल सकता है। और एक मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल को भी आप लोग प्रमोट कर रहे हम हैं? लोगों ने बहुत मिनिमलिज्म को प्रमोट किया है। जैसे मैं कहूँगी, एक तो सबसे चीज़ इम्पॉर्टेंट थी कि ये कहना जैसे कि रिफ्यूज़ करना, तो ये सिखाया गया कि रिफ्यूज़ करके आप कितना वेस्ट जनरेशन कम कर सकते हैं। उसके बाद रिड्यूस के इस्तेमाल करना है तो कम करना है। फिर शेयरिंग, आप बिलीव करिए कोविड में तो सभी ने शेयरिंग सीख ली थी, लेकिन अगर एक व्हील चेयर है किसी के पास में, तो कॉलोनी के ग्रुप में मैसेज आ जाएगा कि मेरे को 1 ही दिन के लिए चाहिए व्हील चेयर, किसी के पास स्पेयर है तो झट से वहाँ पहुँच जाएगी। गैस का सिलेंडर किसी के पास स्पेयर है, पड़ा है, मेरा ख़त्म हो गया, तो रादर देन मैं 2 स्टॉक करूँ, कहीं ना कहीं से यहाँ लोगों को मिल जाता है। यहाँ तक जैसे पुराने ज़माने में हम चीनी पड़ोसी से मांगते थे, तो उसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ रखा हुआ है कि किसी के पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा है तो वो शेयरिंग के माध्यम से हम लोग करते हैं। तो पिछले, आप मानिए, डिस्पोजेबल के बारे में आते हुए मैं कहूँगी कि पिछले 7 सालों के अंदर इस कॉलोनी ने अकेले नहीं तो कम से कम 50,000 डिस्पोजेबल्स बचाए हैं लैंडफिल पे जाने से, ओनली थ्रू बर्तन बैंक, ओनली थ्रू शेयरिंग। हमसे भी लीजिए, हमें भी दीजिए, हम मोर देन हैप्पी। यहाँ आप देखिए गार्डन के अंदर बेसिल लीव्स भी आपको मिलेंगे, अजवाइन के पत्ते भी आपको मिलेंगे, फ्रूट में नींबू भी मिलेंगे, नारंगी भी मिलेगी। पीपल आर वेलकम टू टेक इट फॉर द फ्रेश पास्ता के लिए ले जाइए। अच्छा, कितनी बार पौधे एक्स्ट्रा होते हैं लोगों के घरों में, तो तुलसी कितनी बार लोग डाल देते हैं, मेरे पास इतनी कटिंग्स एक्स्ट्रा हैं, आप वो ले लीजिए। तो रादर देन कि आप मार्केट जाएं, कंपोस्ट आपकी कॉलोनी में बन रही है, आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, तो ख़रीदारी को जितना कम कर सकते हैं, सिर्फ ज़रूरत के लिए, मात्र इच्छा के लिए नहीं, वो हमने प्रैक्टिस किया। क्या बात है। देखिए, हम लोग ना हमेशा दिल्ली, साउथ दिल्ली के लोगों को की एक इमेज है कि मतलब बहुत पैसे वाले लोग हैं, घमंडी लोग हैं, ऐसा है। बट यहाँ बैठकर मुझे इतना अच्छा लगा है सारी बातें सुन के, और वाकई कहना होगा कि नवजीवन विहार कॉलोनी जो एक मिसाल बनी है, वो सिर्फ एक डॉक्टर रूबी मखीजा की वजह से नहीं, यहाँ रहने वाले हर एक व्यक्ति की वजह से। और ये साउथ दिल्ली की कॉलोनी है, तो बहुत सारे जो हम इंप्रेशन बनाते हैं वो तोड़ रही है ये कॉलोनी। और जैसे आपने कहा, बचपन के मोहल्ले वाला जो कल्चर था हमारे यहाँ, वही था कि जाओ पड़ोस की आंटी से चीनी ले आओ और पत्ती ले आओ। अब कोई कहीं जाता नहीं है। तो इस तरह का जीवन अगर आप लोग वापस लाए हैं, तो वाकई हैट्स ऑफ टू यू एंड द होल कॉलोनी। थैंक यू सो मच ऋचा जी, इट इज़ सच अ प्लेजर एंड आई होप हम खाली इस कॉलोनी के मॉडल को यहाँ तक ना सीमित रखें। जो एक पुराने ज़माने में एक, आपने कहा मोहल्ला, एक समाज होता था, आई थिंक वो समाज को वापस आने की ज़रूरत है। कभी कोई सड़क पे चल रहा होता है, कोई लड़की चल रही है, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, तो हम लोग इकट्ठे हो जाते थे उसकी सपोर्ट में। आज हम देखते हैं कि लोग वीडियो बनाते हैं। आई थिंक उस समाज को वापस लाना बहुत ज़रूरी है। किसी का बच्चा किसी का नहीं, वो पूरे समाज का है। किसी की बेटी किसी की अकेले की नहीं, पूरे समाज की है। तो समाज को सशक्त बनाना है, अपने आप बाकी सारी चीज़ें हो जाएगी। डॉक्टर रूबी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और यहाँ आपके यहाँ इतना मतलब बहुत अच्छा सा लग रहा है। तो चलते चलते मैं चाहूँगी कि कुछ बेसिक टिप्स जो हर कोई, ठीक है, हर कोई कॉलोनी मॉडल कॉलोनी नहीं बन सकती, हर घर मॉडल घर नहीं बन सकता, लेकिन क्या बेसिक चीज़ें हैं जो हम में से हर कोई कर सकता है बिना परेशान हुए, वो क्या होगा? मैं ये कहना चाहूँगी, जो लोग भी आज इस शो को देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये कॉलोनी एक मॉडल है और आपको इंस्पायर करती है, तो मैं एक सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि हमने कुछ एक्सेप्शनल नहीं किया है।
हमने बहुत छोटे छोटे चेंजेस अपने जीवन शैली में किए हैं। 3 चीज़ों पे फोकस करिए। घर से कचरा 3 कैटेगरीज, गीला, सूखा, सैनिटरी अलग करके दीजिए। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करिए। और तीसरा, सड़क पे ना कचरा फेंकिए ना थूकिए। चीज़ की ज़रूरत हो तो ही खरीदिए। चीज़ की सिर्फ इच्छा होना या अफोर्डेबिलिटी एक क्राइटेरिया शॉपिंग के लिए नहीं होना चाहिए। माइंडफुल रहिए। आसपास में अपने आसपास के लोगों के सहयोग और साथ के साथ सबको साथ लेकर के चलिए। ये तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये डूएबल है। और अगर आपको लगता है कि आप में इच्छा है करने की और आप कुछ करना चाह रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कैसा करना है, तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल, अपने सजेशंस ज़रूर डालिए, अपनी रिक्वेस्ट डालिए। एंड वी आर देयर टू सपोर्ट यू। मैं हर रिक्वेस्ट, हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देती हूँ कमेंट सेक्शन में। सो वी आर ऑल देयर टू सपोर्ट यू। ऑल द वेरी बेस्ट। ये देश, ये शहर, ये कॉलोनीज़ आपकी अपनी हैं, उसकी ओनरशिप लीजिए। अपनी घर को सिर्फ अपनी 4 दीवारी में सीमित मत रखिए, क्योंकि कॉमन प्लेसेस भी, कॉमन स्पेसेस भी हमारी अपनी हैं। हम मैक्सिमम टाइम उन्हीं कॉमन स्पेसेस में करते हैं। हम बाहर जाते हैं, हम कहते हैं कि ये देश बहुत अच्छा है, सड़कें बहुत अच्छी हैं, स्टेशंस बहुत अच्छे हैं, तो गंदगी आसमान से नहीं आती है, हम ही लोग गंदा करते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं कि देश को साफ़ करेंगे, ना गंदा करेंगे, ना किसी को गंदा करने देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर रूबी मखीजा। थैंक यू। आपके लिए कुछ छोटे छोटे तोहफे हैं हमारी अरे। तरफ से। ये हमारी तरफ से आप, Thank you. ये दोनों चीज़ें हैंडीक्राफ्टियन की तरफ से, वो Lovely, लोग सब lovely. टेराकोटा का Thank सामान you. बनाते हैं। छिंदवाड़ा में आशा नाम से हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग और ट्रेडिशनल Lovely. सारी जो हैंड ब्लॉक्स हैं Beautiful. उसको रिवाइव कर रहे हैं। ये हमने मंगवाया छत्तीसगढ़ में एक गांव में, हम उनको सपोर्ट करने के लिए। Beautiful. ये Thank you so डिफरेंटली much. एबल्ड लोग हैं वो बनाते हैं। ये ग्रैमल कंपनी है। ये मिलेट्स Organic के millets हाँ के लिए। Thank you. प्रोडक्ट्स बनाते हैं सारे। Thank you. रंगसाजी के नाम से एकता एक बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है, वो भी यही सब चीज़ें रिसाइकिल करती है। उनका तो पूरा घर रिसाइकिल का एग्जाम्पल है। हाँ, हज़ारों ख्वाहिशें। मुसलसल सफ़र। ये हमारी सहयोगी हैं, टीम जिंदगी विद ऋचा की मेंबर भी हैं, ऋतु। उन्होंने मेंटल हेल्थ के लिए वो बहुत काम कर रही हैं। Lovely. तो दिस इज़ अ जार जिसके अंदर ना कभी भी आप कुछ निकालेंगे तो एक मोटिवेशनल कोट निकलेगा। तो ये आप Oh, अपनी lovely. सोसाइटी के बच्चों के लिए रख सकते ये हैं। तो अगर कोई बहुत एक बहुत club- हमें ज़रूरत है अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखने हाँ, की। ये आपके लिए जिंदगी विद ऋचा की Thank टी-शर्ट you. है। ये एक और चीज़ हमारा आइडिया है, ग्रैटिट्यूड डायरी। तो ये हम अपने सब गेस्ट को देते ऑल हैं। द टाइम दैट यू नो, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसमें आपको पता है पेजेस में हमने लिखा है तेरा शुक्रिया Oh. जिंदगी क्योंकि। It is such a pleasure and an honor. Thank you Really, so much. thank you, thank you, thank you, Richa.